जय हिंद। तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनमोल ठाकुर रिसर्च सेंटर में। तो हम लोगों ने इतिहास में शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद और उदय और विकास का चैप्टर, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 10 क्लास कंप्लीट कर चुका है। इसमें हम लोगों ने आपको पिछली क्लास में विद्रोह का आरंभ एवं स्वरूप के बारे में कुछ पॉइंटों को समझा था और बताया था। और आज जो लास्ट पॉइंट हम लोगों ने छोड़ा था कि लास्ट पॉइंट में आया था कि 1822 में लगभग 20,000 यूनानियों को मौत का घाट उतार दिया गया था। इसलिए इस चीज़ को हमने लास्ट पॉइंट तक पढ़ा है। इतिहास के पढ़ने का मतलब है कि आप इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बस आपके माइंड में बार बार मैं बोलता हूँ कि आपके माइंड में जब इतिहास पढ़ते हो तो उस फिगर को चलना चाहिए। जिस तरह से कोई भी चीज़ आप सोचते हो तो जैसे फिगर चलती है माइंड में, उस तरह से इतिहास को अगर पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको वो फिगर चलने की ज़रूरत है। तभी आप इतिहास को बेहतर ढंग से समझ सकते हो या किसी भी जीएस क्वेश्चन को आप बेहतर ढंग से समझ सकते हो, ठीक है। लास्ट पॉइंट था कि 1822 में यूनानियों को 20,000 यूनानियों की मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन उसके बाद की पॉइंट की बात करें तो उसके बाद का था कि सुल्तान जो थे वहाँ के जिसने सुल्तान थे वहाँ वो विद्रोह को क्या कर रहा था, दबाने का कठिन, जो विद्रोह शुरू हुआ था उसको दबाने में कठिनाई महसूस कर रहा था। कौन सा? सुल्तान। सुल्तान जो था, अगला पॉइंट होगा मेरा, सुल्तान विद्रोह को दबाने में कठिनाई महसूस क्या कर रहा था? ये जो विद्रोह शुरू हुआ था, कि जो विद्रोह का आरंभ हुआ था, उसको क्या था, जो वहाँ के सुल्तान थे वो दबाने में बहुत ही कठिनाई महसूस कर रहे थे। इसके लिए उसने मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? विद्रोह को दबाने के लिए किसके? उसने मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली, उसने मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली से सहायता मांगी। किससे सहायता मांगी? जो विद्रोह को दबाने में बहुत कठिनाई महसूस, इनको कठिनाइयां हो रही थी सुल्तान को, उसने मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली से क्या मांगा? सहायता मांगा। और मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने सेना और धन से सुल्तान की मदद की। किससे मदद की? मिस्र के शासक मोहम्मद अली ने सेना और धन से सहायता की। किससे सहायता की? सेना, मोहम्मद अली ने इसको सुल्तान को सेना और धन से आपकी क्या की? सहायता की। और यूनानियों का विद्रोह दबा दिया गया। क्या किया गया? यूनानियों का विद्रोह क्या किया गया? दबा दिया गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जहां पर आपको धन और सेना की मदद मिल जाए तो आप बहुत सारे विद्रोह को दबा सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, इसको समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन आगे चल के 1826 में ब्रिटेन रूस ने यूनानी तुर्की के संघर्ष में क्या कर लिया? हस्तक्षेप करने को तैयार हो गया। कब? याद रखिएगा इस डेट को, 1826 में। 1826 में कौन कौन? ब्रिटेन और रूस ने यूनानियों और तुर्की के संघर्ष में हस्तक्षेप किया। क्या किया? किस कब किया? 1826 में ब्रिटेन और उसने यूनानियों और तुर्की के संघर्ष के क्षेत्र में क्या किया? आपका हस्तक्षेप किया, ठीक है।
अब इसके आगे की बात करें, नए जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का साथ देने का निर्णय लिया। अब देखिए यूनानियों को किस किस ने सहायता किया, तो जो नया जार बने थे, नया जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों को साथ देने का निर्णय लिया। क्या किया? साथ देने का आपका क्या किया? निर्णय लिया। किसने? नए जार निकोलस ने। कि देखिए यूनानियों को किस किस ने सहायता की? ब्रिटेन और रूस। क्या किया? अब यूनानी और तुर्की के संघर्ष में हस्तक्षेप कर लिया। उसके बाद जार निकोलस जो थे, नए जार निकोलस जो थे, यूनानियों को आपका क्या सहायता करने के लिए, साथ देने का क्या किया? आपका निर्णय लिया। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ? फ्रांसीसी सम्राट जो चार्ल्स दसम थे, दसम भी यूनानियों का समर्थक बन गया। इसके बाद कौन था? फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स दसम ने, फ्रांसीसी सम्राट कौन था? चार्ल्स दसम भी यूनानियों का समर्थक बन गया। चार्ल्स दसम भी यूनानियों का समर्थक बन गया। समझ गए चीजों को? किसने? फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स दसम भी यूनानियों का समर्थक बन गया। और इसके बाद 1827 में लंदन सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय किया। कब? 1870 में। कहां पे? लंदन समारोह में। 1827 में लंदन समारोह में, 1827 में लंदन समारोह में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस, कौन कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की के विरुद्ध, इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने आपको तुर्की के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय किया। संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय लिया। किसने लिया? आपका इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे की चर्चा करते हैं। देखिए इसके आगे क्या हुआ ना, जब ये लंदन समारोह में आपका विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई से निश्चय किया, तो इसके आगे क्या हुआ कि तुर्की से जो इनका संबंध था, तुर्की से राजनीतिक संबंध को तोड़कर इसने इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जो थे, इसने तुर्की से राजनीतिक संबंध को तोड़कर रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? तुर्की से राजनीतिक संबंध तोड़कर तुर्की से राजनीतिक संबंध तोड़कर रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर लिया। ठीक है, अब इसके आगे की बात करें तो नावारिने की खाड़ी में संयुक्त सेना इकट्ठी हुई। कौन सी खाड़ी में संयुक्त सेना इकट्ठी हुई? ये याद रखिए कि नावारिने की खाड़ी में, नावारिनों की खाड़ी में संयुक्त सेना इकट्ठा हुआ।
कहाँ पे, नवारीने की खाड़ी में आपको सैनिक सेना इकट्ठी हुई। देखिए अब इसको समझते हैं, पहले इसको समझते हैं कि विद्रोह का आरंभ में सुल्तान विद्रोह को दबाने के लिए कठिन महसूस कर रहा था, इससे विद्रोह दब नहीं रहा था, तो इसने किसकी सहायता ली, उसने मिस्र के शासक किससे, पाशा मोहम्मद अली से सहायता ली। याद रखिएगा पॉइंट को कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सुल्तान को विद्रोह को दबाने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ी, तो मिस्र के शासक पाशा अली की सहायता, मोहम्मद अली की सहायता लेनी पड़ी। और मिस्र के शासक ने, मोहम्मद अली ने किससे, सुल्तान की किस से सहायता की, सेना और धन से सहायता की, और यूनानियों का विद्रोह को दबा दिया गया। क्योंकि जब तक सेना और धन आपको मिल जाए तो बहुत सारे विद्रोह को, आपके पास बहुत सारी शक्ति आ जाती है, उससे आप विद्रोह को दबा सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन 18 इसके बाद क्या हुआ, 1826 में ब्रिटेन और रूस ने यूनानियों और तुर्की के संघर्ष में हस्तक्षेप कर दिया। किसने हस्तक्षेप किया, ब्रिटेन और रूस ने। कब किया, 1826 ईस्वी में। जब ये हस्तक्षेप किए उसके बाद यूनानियों की सहायता के लिए कौन कौन से आए, नए जार निकोलस ने खुलकर यूनानियों का साथ देने का निर्णय लिया। किसने लिया, नए जार निकोलस ने, ठीक है। उसके आगे फ्रांसीसी सम्राट जो चार्ल्स दशम थे, फ्रांसीसी सम्राट चार्ल्स दशम भी यूनानियों का समर्थक बन गया, ठीक है, इसकी सहायता मिली। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको 1827 में लंदन समारोह में, कहाँ पे, 1827 में लंदन समारोह में इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने तुर्की का विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने का निश्चय लिया। क्या किया, संयुक्त कार्रवाई करने का आपका निश्चय लिया, और तुर्की से राजनीतिक संबंध को तोड़कर रूस ने तुर्की के विरुद्ध युद्ध आरंभ कर दिया। अब देखिए क्या हुआ कि यहाँ पर जब ये सम्मेलन खत्म हुआ तो रूस ने तुर्की से जो इसका राजनीतिक संबंध था उसको क्या कर दिया, तोड़ा, और उसके विरुद्ध युद्ध आरंभ किया गया, ठीक है। और युद्ध आरंभ होने की जो सेना इकट्ठी हुई थी, कहाँ हुई थी, नावारिनो की खाड़ी में सैनिक सेना इकट्ठी हुई थी, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं। आपको कहाँ पे सेना इकट्ठा हुई थी, नवरीने की खाड़ी में आपकी सेना इकट्ठी हुई थी, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या हुआ, जब सेना इकट्ठी हो गई आपकी तो तुर्की की सहायता से, तुर्की की जो सहायता की किसने की थी, मिस्र ने की थी। तुर्की की सहायता किसने की, मिस्र ने की थी। तुर्की की सहायता मिस्र ने की थी। युद्ध किसने शुरू किया था, रूस ने। यहाँ पर तुर्की के सहायता में कौन आ गया, मिस्र आ गया, ठीक है। जब रूसी सेना ने तुर्की को पराजित किया, यहाँ पर क्या हुआ, रूसी सेना ने तुर्की को क्या किया, पराजित किया। रूसी सेना ने तुर्की को क्या किया, पराजित किया। देखिए मेरा कहने का मतलब है ना, मैं छोटे छोटे एक एक पॉइंट ऑनलाइन इसीलिए लिखाता हूँ, अगर पूरा लिखा दूं एक ही में तो आपको पढ़ने और समझने में बहुत सारी परेशानी होगी। तो एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को लिखाने का मतलब है कि आपको पढ़ने में भी कठिनाई ना हो और समझने में भी आपको कठिनाई ना हो, ठीक है। रूसी सेना ने क्या किया, तुर्की को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और बाध्य होकर तुर्की ने जब पराजित किया तो बाध्य होकर तुर्की को रूस के साथ 1829 में आपको एड्रियानोला पुल की संधि करनी पड़ी। कौन सी, एड्रियानोल पुल की संधि, इसका कैसा नाम है, एड्रियानो पुल की संधि। बाध्य होकर तुर्की ने
बाध्य होकर रूस के साथ एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? एड्रियानोपुल की संधि आपको करनी पड़ी। किसको? तुर्की को, रूस को। जब तुर्की को पराजित किया रूस ने, तो उसके बाद इसने क्या किया, इसको रूस के साथ एड्रियानोपुल की संधि आपको करनी पड़ी। इसको याद रखिए। इस संधि के द्वारा सुल्तान ने यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान को प्रस्ताव स्वीकार किया। क्या किया? इस जो ये एड्रियानोपुल की संधि थी, इसमें क्या किया, इसका सुल्तान ने यूनान को वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान के प्रस्ताव को स्वीकार किया। याद रखिएगा कि इस संधि के द्वारा सुल्तान ने यूनान को इस संधि से सुल्तान ने आपको क्या किया, यूनान में वंशानुगत राजशाही और स्वशासित आपका स्वशासित यूनान को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। स्वशासित यूनान को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या किया? स्वशासित यूनान को प्रस्ताव कर लिया। ठीक है। अब इसके बाद क्या किया कि यूनानी राष्ट्रवादी इससे संतुष्ट नहीं हुआ। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, इससे भी यूनानी जो राष्ट्रवादी थे वो क्या हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। जब ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो यूनानी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? यूनानी राष्ट्रवादी आपको इससे संतुष्ट नहीं हुआ, इस प्रस्ताव से। ठीक है। इसके बाद इन लोगों ने संधि को क्या किया, ठुकरा दिया। जो एड्रियानोपुल की संधि थी, उसको क्या किया, इन लोगों ने संधि को क्या किया, ठुकरा दिया। इन लोगों ने संधि को, कौन सा संधि, एड्रियानोपुल की संधि। ठीक है। कौन सा, एड्रियानोपुल की संधि को क्या किया, इसने ठुकरा दिया। और 1832 में कस्तूनतिया के संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र किया था अपना हुई। अब याद रखिएगा ये पॉइंट की स्वतंत्र राष्ट्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना कब हुई, तो 1832 में कस्तूनतिया संधि की। 1832 में कस्तूनतिया संधि द्वारा यूनान को द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा हुई। संधि द्वारा यूनान की राष्ट्र की घोषणा हुई। क्या हुई आपको, 1832 में कस्तूनतिया संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की घोषणा की गई। कब, ये डेट याद रखिएगा, 1832। और कौन सी संधि, कस्तूनतिया संधि से यूनान की स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। और इसके बाद बावेरिया का राजकुमार ओटो को यूनान का शासक बना दिया गया।
क्या किया गया? बवेरिया का शासक, बवेरिया के राजकुमार ऑटो को बवेरिया के राजकुमार ऑटो को यूनान का शासक बनाया गया। किसको बनाया गया? आपका बवेरिया के राजकुमार कौन थे? ऑटो को यूनान का शासक बनाएगा और यूनान तुर्की शासन से मुक्त हो गया। क्या हो गया? इसके बाद 1832 में यूनान तुर्की शासन से मुक्त हो गया। क्या हो गया? मुक्त हो गया। ठीक है, अब इसको समझते देखिए बात क्या था। हम विद्रोह आरंभ का स्वरूप पिछली कक्षा में भी पढ़े थे, बहुत सारे पॉइंटों को। आज इस वाले में वीडियो में भी हम बहुत सारे पॉइंटों को पढ़े हैं। और इस पॉइंट बात करें तो वे बना है कि तुर्की की सहायता मिस्र ने की थी। किसने की थी? जब रूस ने जो आंदोलन विद्रोह शुरू किया था, जो युद्ध आरंभ किया था, उसमें तुर्की की सहायता किसने की थी? मिस्र ने की थी। लेकिन रूसी सेना ने क्या किया? तुर्की को पराजित किया। जब तुर्की को पराजित किया तो तुर्की के ने बाध्य होकर एक रूस के साथ एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी। कौन सा? एड्रियानोपुल की संधि करनी पड़ी। ठीक है, इस संधि में से सुल्तान ने यूनान को वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? वंशानुगत राजशाही और स्वशासित यूनान को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो यूनानी राष्ट्रवादी इससे क्या हुआ? संतुष्ट नहीं हुआ। मतलब कि ये जो प्रस्ताव था इससे क्या हुआ? यूनानी जो राष्ट्रवादी थे वो संतुष्ट नहीं हुए। जब संतुष्ट नहीं हुआ तो इन लोगों ने संधि को क्या किया? ठुकरा दिया। लेकिन संधि को ठुकराने के बाद आपको 1832 में कस्तूनितिया संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की घोषणा की गई। मतलब कि 1832 में जो आपका यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया? तो 1832 में। कौन सी संधि? कस्तूनितिया संधि से आपको यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। ठीक है, उसके बाद बवेरिया के राजकुमार ऑटो को यूनान का शासक बनाया गया। किसको? बवेरिया का राजकुमार ऑटो को क्या बनाया गया? यूनान को आपका शासक बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद यूनान तुर्की की शासन से मुक्त हो गया। समझ गए इस बातों को? इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो चलिए विद्रोह का जो आपका विद्रोह का आरंभ और स्वरूप था ना, आपको यहीं पर खत्म होता है विद्रोह का आरंभ और स्वरूप। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम एवं परिणाम। यूनानी का जो स्वतंत्रता संग्राम और परिणाम था उसके बारे में कुछ आज चर्चा करते हैं। चलिए देखिए आगे है मेरा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम। स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं इनका जो क्या क्या परिणाम निकला स्वतंत्रता संग्राम का। यूनानियों ने, अगर बात करें तो इसको पहले पॉइंट के, तो यूनानियों ने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्त हुआ। कौन सा साम्राज्य के? ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से
क्या हुआ, मुक्त हो गया। यूनानियों ने लंबे समय और कठिन परिश्रम के बाद यूनानियों ने लंबे समय और कठिन परिश्रम के बाद ऑटोमन साम्राज्य के अत्याचारी शासन से मुक्त हो गया। किसने, यूनान ने। ठीक है, यूनान के स्वतंत्र, इसके आगे की बात करें, यूनान एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। यूनान के स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। क्या हुआ, उदय हुआ। किसको, यूनान को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का क्या हुआ, उदय हुआ। इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी। मतलब कि आपको अत्याचारी शासन से मुक्त तो हो गया, लेकिन इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। मतलब कि इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। ठीक है, इस चीजों को समझ गए। इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। अत्याचारी शासन से मुक्त हो गए, लेकिन इस प्रक्रिया में आपको गणतंत्र की स्थापना नहीं होगा। परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय में मेटरनिख की प्रतिक्रिया नीति की गहरी ठेस पहुंची। मतलब कि जो मेटरनिख ने जो एक प्रतिक्रिया नीति को बनाया था, उसको क्या हुआ, एक गहरी ठेस पहुंची। परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय ने मेटरनिख की, इस सारे पॉइंटों को याद कीजिएगा, समझिएगा कि परंतु इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति को गहरी ठेस पहुंची। समझ गए। परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति की क्या हो गया, गहरी आपको ठेस पहुंची। यूनानियों के विजय से 1830 के क्रांति का परिणाम मिला। यूनानियों के विजय से 1830 की क्रांति का प्रेरणा मिला। समझ गया। किसको, यूनानियों को विजय से 1830 की क्रांति का क्या मिला, आपको प्रेरणा मिला। और बाल्कन के क्षेत्र में ईसाई राज्यों में भी आपको राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। मतलब कि बाल्कन का जो क्षेत्र था, ईसाई राज्य जो थे, बाल्कन के क्षेत्र ईसाई राज्यों में भी, बाल्कन के क्षेत्र या अन्य कई ईसाई राज्यों में भी, बाल्कन के क्षेत्र या अन्य कई ईसाई राज्यों में भी बाल्कन के क्षेत्र अनेक ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन आरंभ करने की चाह बढ़ी। यानी कि राष्ट्रवादी आंदोलन
राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने की चाह बढ़ी। देखिए इसको समझते हैं, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम के कुछ पॉइंट है जो आज हम बता रहे हैं कि यूनानियों के लंबे समय का और कठिन परिश्रम के बाद ऑटोमन साम्राज्य का अत्याचारी शासन से मुक्त हुआ। जो यूनानियों के ऊपर ऑटोमन साम्राज्य का जो अत्याचारी शासन था उससे मुक्त किया गया, लेकिन यूनानियों के स्वतंत्रता और संप्रभु राष्ट्र का उदय हुआ। कौन से राष्ट्र का उदय हुआ? स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का उदय। इस प्रक्रिया में गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। भले ही इस साम्राज्य से, ऑटोमन साम्राज्य से आपका अत्याचारी शासन से मुक्त हो गए, लेकिन गणतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। परंतु एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति की आपको गहरी ठेस पहुंची। मतलब कि जो मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति थी उसको क्या पहुंचा? गहरी ठेस पहुंचा। ठीक है, उसके बाद यूनानियों के विजय में 1830 की क्रांति की प्रेरणा मिली। जो 1830 की क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी से 1830-1848 की क्रांति के बारे में ही चर्चा हो रही थी और पिछले सारे वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में चर्चा हुई है। तो उससे क्या मिला? 1830 की क्रांति से आपको प्रेरणा मिला और बाल्कन के क्षेत्र या अन्य कई ईसाई राज्यों में भी राष्ट्रवादी आंदोलन करने की चाह बढ़ी। ठीक है, समझ गए? क्या बढ़ी? चाह बढ़ी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसी में यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम के और आगे पॉइंटों को कल है इस चीजों को समझेंगे। तो जिन लोगों ने पिछले साल वीडियो को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें उस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हिस्ट्री के ऐसा चीज लेके आए हैं जो आपको एक एक पॉइंट को आपको समझाते और बताते हुए चलते हैं। कोई ऐसा पॉइंट है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी पॉइंटों को हम लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इससे ज़्यादा क्या कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।